हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम चौधरी आज एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर में आपका स्वागत करती हूं। तो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 कार्बन है उसके यौगिक। 2-3 क्लास अपनी पहले इसकी हो चुकी है। तो अपन ने पहले पढ़ा था हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण, फिर अपन ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन का नामकरण, और नामकरण की अपन ने तीनों पद्धतियां पढ़ ली थी, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और आयुपेयसी पद्धति। आज अपन पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप। जब कोई तत्व अनेक रूपों में पाया जाता है तो उसका प्रत्येक रूप अपर रूप कहलाता है। इसको अब अपन देखते हैं कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। फिर कार्बन के अपर रूपों का वर्गीकरण। तो कार्बन के अपर रूप दो भागों में विभाजित रहते हैं, एक तो क्रिस्टलीय अपर रूप और एक होते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होते हैं? वे अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंधकोण का निर्माण करते हैं। और अक्रिस्टलीय अपर रूप क्या होता है? वे अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु एक अनिश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक अनिश्चित ज्यामिति से अनिश्चित बंधकोण का निर्माण करता है। इसमें कोई भी चीज अक्रिस्टलीय अपर रूप में कोई भी चीज निश्चित नहीं होती है, और क्रिस्टलीय अपर रूप में सारी चीजें निश्चित होती है। निश्चित व्यवस्था में निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंधकोण का निर्माण होता है। फिर अपन देखते हैं कि अक्रिस्टलीय अपर रूप जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। फिर इसके बाद आता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। अक्रिस्टलीय अपर रूप में अपन सबसे पहले देखते हैं कोक, फिर इसके बाद आता है चारकोल, कोल, फिर कोक, फिर इसके बाद आता है कोष्ठ चारकोल, फिर इसके बाद आता है जंतु चारकोल, इसके बाद आता है काजल, और इसके बाद आता है गैस कार्बन। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। बस इसमें अपन अक्रिस्टलीय अपर रूप में अपन इतना ही पढ़ेंगे, और क्रिस्टलीय अपर रूप में अपन हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन तीनों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा जो अपने काम में आता है वो इसमें है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, फुलरिन बहुत कम पूछा जाता है, हीरा और ग्रेफाइट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं आगे। अब अपन क्रिस्टलीय अपर रूप में सबसे पहले पढ़ते हैं हीरा। हीरा जो होता है उसकी जो संरचना होती है वो दृढ़ द्विआधारी चतुष्फलक की। हीरा जो होता है वो कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ के दृढ़ त्रिविमीय संरचना चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण कर लेता है। फिर इसके बाद में देखते हैं जो हीरा जो होता है वो कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। फिर इसके बाद में इसका तीसरा पॉइंट आता है कि कार्बन के मध्य बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर इसके बाद जो हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, हीरे में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। फिर प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल, हीरे में प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण हीरा जो होता है वो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रकृति के सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। तो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। और सबसे कठोर क्यों होता है? क्योंकि हीरे में क्या होता है, कार्बन के बीच में प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल पाया जाता है, जिसके कारण हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। फिर इसके बाद में देखते हैं हीरे का गलनांक जो होता है वो होता है 3843 केल्विन। फिर इसके बाद में इसका 7वां पॉइंट आता है पारदर्शक कारण। हीरा पारदर्शी किस वजह से होता है? हीरा जो होता है वो कोयले की खानों से प्राप्त होता है। तो कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने के कारण हीरा पारदर्शी हो जाता है। फिर इसके बाद में आता है हीरे का संश्लेषण, कि हीरे को अपन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो हीरे को अपन प्राप्त करने के लिए उच्च ताप और उच्च दाब दोनों की जरूरत पड़ती है। इन उच्च ताप और उच्च दाब पर उपचारित करके अपन हीरे को प्राप्त कर सकते हैं, हीरे का संश्लेषण कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है हीरे के उपयोग। तो कांच को काटने में कटर के रूप में, जो कांच होता है उसको काटने में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है चट्टानों व पत्थरों को काटने की मशीनों में। फिर इसके बाद फोनोग्राम की सुई बनाने में, ये कोई यंत्र है जिसकी सुई बनाने में हीरे का उपयोग किया जाता है। तो आप ये हीरे के जो पहले तो अपन
हीरे के गुण, क्या क्या गुण होते हैं इसमें। चतुष्फलक के संरचना का निर्माण, कार्बन का अतिशुद्ध रूप, कार्बन कार्बन के मध्य बंद दूरी, फिर इसके बाद देखा विद्युत का कुचालक, त्रिविम जाल, हीरे का गलनांक, फिर इसके बाद में अपन ने देखे हीरे के उपयोग। तो ये गुण और उपयोग दोनों ही कई बार पूछे जाते हैं और इसकी जो संरचना है वो आप बुक में से देख लेना, क्योंकि संरचना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, संरचना एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, एग्जाम में सिर्फ आपको गुण और उपयोग ही पूछे जाएंगे। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं आगे। अब अपन पढ़ते हैं क्रिस्टलीय अपरूप का सेकंड पॉइंट, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है वो ग्रेफो शब्द से बना हुआ होता है और ग्रेफो शब्द का मतलब होता है लिखना, ग्रेफो, और इसका अर्थ होता है लिखना। अपने जो लिखने वाली पेंसिल, सीसा पेंसिल अपन यूज में लेते हैं, उसमें जो काला पदार्थ होता है वो होता है ग्रेफाइट। फिर इसके बाद अपन देखते हैं ग्रेफाइट के गुण। तो कार्बन का प्रत्येक परमाणु के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही दल में बंध बनाते हुए षटकोणीय वलय संरचना बनाते हैं। और हीरे में अपन ने देखा था कि हीरे की जो संरचना होती है चतुष्फलकीय, और ग्रेफाइट की संरचना जो होती है वो होती है षटकोणीय। फिर इसके बाद में इसमें एक द्विबंध उपस्थित होता है जिसके कारण कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो जाती है। फिर इसके बाद में आता है परत संरचना का निर्माण। ग्रेफाइट में एक परत दूसरी परत के ऊपर व्यवस्थित रहती है। कार्बन हीरे की तरह सहसंयोजक बंधु का इसमें जाल नहीं होता है, इसमें एक परत दूसरी परत के ऊपर व्यवस्थित रहती है। फिर इसके बाद में आता है 2 परतों के मध्य दुर्बल बंध तथा उनके मध्य दूरी अधिक होने से एक परत दूसरी परत पर फिसल सकती है। कार्बन कार्बन के बीच ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में दुर्बल बंध पाया जाता है तथा और इनके बीच में बंध दूरी जो होती है वो भी ज्यादा होती है, जिसके कारण एक परत जो होती है वो दूसरी परत के ऊपर फिसल सकती है। यही कारण है कि ग्रेफाइट को शुष्क संयोग के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। फिर इसके बाद में इसका 4th पॉइंट आता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति एवं 2 परतों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान के कारण विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, और अपन ने पढ़ा था पहले हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, और ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्योंकि 2 परतों के मध्य रिक्त स्थान उपस्थित होता है, जिसके कारण इस रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं, और जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। और हीरे में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है। फिर इसके बाद में आता है जो ग्रेफाइट होता है वो काले रंग का मुलायम पदार्थ होता है, और काले रंग ये तो आप अपने सीसा पेंसिल में देख ही सकते हो, जो काला पदार्थ पाया जाता है वही तो ग्रेफाइट होता है। फिर इसके बाद में आता है चिकना व फिसलनशील। ग्रेफाइट जो होता है चिकना व फिसलनशील होता है, जिसके कारण इसका उपयोग शुष्क संयोग के रूप में किया जाता है। फिर इसके बाद में इसका पॉइंट आता है चमकीला पदार्थ। ग्रेफाइट जो होता है वो चमकीला पदार्थ होता है। सीसा पेंसिल में जो काला पदार्थ पाया जाता है, अगर आप उसको देखोगे तो वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। फिर इसके बाद में अपन आगे देखते हैं ग्रेफाइट के गुण। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन देखते हैं ग्रेफाइट के उपयोग। तो ग्रेफाइट का पहला उपयोग पेंसिल बनाने में, फिर इसके बाद में आता है इसका सेकंड उपयोग शुष्क संयोग के रूप में, फिर इसका 3rd पॉइंट आता है इलेक्ट्रोड बनाने में। तो इलेक्ट्रोड पे 2 चार्ज होते हैं, एक तो होता है कैथोड, इस पे तो होता है माइनस चार्ज, और एनोड इस पे होता है प्लस चार्ज। फिर इसके बाद में आता है लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में भी ग्रेफाइट का उपयोग होता है। नाभिक के परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, नाभिक की जो परमाणु भट्टी होती है उसमें अभिक्रिया के वेग को कम करने के लिए मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं हीरा और ग्रेफाइट का तुलनात्मक अध्ययन। अब अपन
हीरा और ग्रेफाइट का तुलनात्मक अध्ययन। तो सबसे पहले आता है संरचना। हीरे की संरचना जो होती है वो होती है चतुष्फलकीय, ये अपन ने पढ़ लिया। और ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो होती है षटकोणीय तथा परतों में उपस्थित। फिर इसके बाद में आता है भौतिक अवस्था। हीरा जो होता है ये अपन ने देखा था कि पारदर्शी होता है, इसके आर पार अपन देख सकते हैं और इसका कोई कलर नहीं होता है, ये रंगीन होता है। फिर इसके बाद में आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का कलर होता है काला, ये अपारदर्शी होता है क्योंकि ग्रेफाइट के आर पार अपन नहीं देख सकते हैं और ग्रेफाइट चमकदार होता है। फिर इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट आता है कठोरता। तो हीरे में अपन ने देखा था कि हीरा जो होता है वो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ। और ग्रेफाइट जो होता है वो मुलायम व चिकना होता है। फिर इसके बाद में आता है इसका विशिष्ट घनत्व। तो हीरे का विशिष्ट घनत्व तो होता है 3.51 और ग्रेफाइट का जो विशिष्ट घनत्व होता है वो होता है 2.25। हीरे का विशिष्ट घनत्व ग्रेफाइट के विशिष्ट घनत्व की तुलना में अधिक होता है। फिर इसके बाद में आता है विद्युत चालकता। हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित। और ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित। तो हीरा या ग्रेफाइट का तुलनात्मक अध्ययन अपन ने पढ़ा। इसमें 5 पॉइंट है: संरचना, भौतिक अवस्था, कठोरता, विशिष्ट घनत्व और विद्युत चालकता। चतुष्फलकीय संरचना और हीरे ग्रेफाइट की षटकोणीय संरचना। फिर इसके बाद में रंगहीन, पारदर्शी, चमकदार, अपारदर्शी और काले रंग का। फिर इसके बाद में आता है सर्वाधिक कठोर और ग्रेफाइट मुलायम व चिकना। फिर इसके बाद में आता है इनका विशिष्ट घनत्व 3.51 और ग्रेफाइट का 2.25। फिर इसके बाद में आता है विद्युत चालकता। तो हीरा तो विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं जिसके कारण इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। और ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण विद्युत का प्रवाह होता है। अब अपन आगे पढ़ते हैं फुलरिन। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलीय अपरूप का थर्ड प्रकार, ये फुलरिन। तो फुलरिन की जो संरचना होती है वो होती है फुटबॉल की तरह। फिर इसके बाद में आता है कि अब ये जो फुलरिन है इसका नाम फुलरिन क्यों रखा? तो अमेरिकी वास्तुकार बंकमिस्टर फुलर, एक अमेरिकी वास्तुकार थे जिनका नाम था बंकमिस्टर फुलर, जिन्होंने फुलरिन की खोज की थी। तो इनके नाम पर इसका नाम रख दिया फुलरिन। फिर इसके बाद में आता है फुलरिन में कार्बन परमाणु जो होते हैं वो 60, 70 या इससे अधिक संख्या भी कार्बन परमाणु की हो सकती है। फिर इसके बाद में आता है कि जो C60 होता है वो सबसे स्थायी फुलरिन होता है। फुलरिन संरचना में C60 जो होता है वो सबसे स्थायी फुलरिन होता है। फिर इसके बाद में आता है कि C60 संरचना में फलक को अपन बोलते हैं किनारे, उनकी संख्या होती है 32, जिसमें से 20 तो जो होते हैं वो होते हैं षटकोणीय होते हैं और 15 जो होते हैं वो होते हैं पंचकोणीय। षटकोणीय का मतलब इसमें 6 कोण, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया षटकोणीय। और अगर अपन पंचकोणीय देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गई पंचकोणीय संरचना और ये हो गई षटकोणीय संरचना। तो C60 संरचना में फलक जो होते हैं उनकी संख्या 12 होती है, जिसमें से 20 फलक जो होते हैं षटकोणीय और 12 फलक जो होते हैं वो होते हैं पंचकोणीय। फिर इसके बाद में आता है कि इसको बकीबॉल भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में इसका पॉइंट आता है कि जो C60 होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। फुलरिन
का C60 जो होता है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत का सुचालक होता है। और कार्बन के बीच में इसमें बंध लंबाई जो होती है वो होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। फिर इसके बाद में आता है कि गोल फुलरिन जो होता है वो गोल गुंबद के समान होता है। अब अपन देखते हैं फुलरिन के उपयोग, जिससे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं आगे। अब अपन देखते हैं फुलरिन के उपयोग। तो फुलरिन का जो पहला उपयोग है वो है प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण। गैसों के शुद्धिकरण में भी फुलरिन का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है आणविक बेरिंग बनाने में फुलरिन का उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में लास्ट पॉइंट है इसका, उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण तकनीकी से यह कार्बन परमाणु का महत्वपूर्ण अपरूप है। उच्च ताप पर जो फुलरिन होता है वो ज्यादा अतिचालक होता है। उच्च ताप पर मतलब कि ये बहुत ज्यादा अतिचालक है, चालकता प्रदर्शित करता है, जिसके कारण इसका उपयोग ये कार्बन परमाणु का महत्वपूर्ण अपरूप है। कार्बन परमाणु का महत्वपूर्ण अपरूप तो है, लेकिन ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। एग्जाम में ज्यादातर ग्रेफाइट और हीरे इनके उपयोग और इनके गुण ही पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मिलते हैं अपन आगे की क्लास में। थैंक यू।